इस बार मुझे लगता है ना अपन ने कुछ कमाल कर दिया, ऐसा मुझे फील आ रहा है, क्योंकि मैंने कल रात को मोटा मोटा खर्चा देखा था, पूरा नहीं एग्जैक्टली, बट अभी देखते हैं पूरा कितना हुआ है। बट देन मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बहुत सही बजट में अपनी ट्रिप हुई है। तो स्वागत है आपका बुसान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इसको बोलते हैं गिमई एयरपोर्ट। तो बैठते हैं कहीं पे और देखते हैं इन डेप्थ कितना खर्चा हुआ अपना इस ट्रिप में, और एंजॉय करते हैं यहाँ से जर्नी अपने देश न्यू दिल्ली की। यहाँ से हानोई, फिर 5 घंटे का ले ओवर, फिर वहाँ से सीधा न्यू दिल्ली। अब जो अपना पहला खर्चा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो तो होता है वीज़ा का। तो साउथ कोरिया के वीज़ा में मेरे को लगे 5,000 रुपये। पर अब अपन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खर्चे पे, स्टे पे। तो 8 रातों में से 4 रातें मेरी थी सोल में, तो उसका मेरा लगा 8.6 के, 8,600। सिमिलरली जुंगजू में 2.3 के लगा 2 रातों का, यानी पर रातों का 1,150। और ब्यूसान में लगा 1,700 पर नाइट, यानी टोटल 3.4 के। तो अगर मैं पूरे स्टे का जोड़ दूँ, अगर मैं पूरे स्टे का ऐड कर लूँ, तो अपना हो रहा है टोटल 14,300, 14.3, यानी 8 रातों का स्टे, यानी 9 दिन का ट्रैवल, यानी अपनी जो 10 दिन की ट्रिप है उसका अपना स्टे का खर्चा हुआ है 14.3 के, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि ये देश बहुत महंगा है। और जो मेरा हॉस्टल था सोल में, वो था सोल क्यूब जोंगनो में, सोल क्यूब जोंगनो नाम था उसका, और वो बहुत ही बढ़िया हॉस्टल था, बहुत ही सेंट्रल लोकेशन पे था, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो इन सब जगहों पे आप अच्छा ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, थोड़ा हेल्दी भी खा सकते हो। मतलब ब्रेड्स तो हेल्दी नहीं होती, बट आप अगर हेल्दी खाना है आपको तो अंडे हैं वहाँ पे, एग्स खा सकते हैं आप, या फिर कुछ और चीज़ें भी, दूध मिलता है आप ब्रेकफास्ट में, तो दूध आप पी सकते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट और खाने का भी खर्चा बहुत एडअप हो जाता है इन सब कंट्रीज़ में, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर चीज़ें बहुत कॉस्टली है। और ब्यूसान में अपना हॉस्टल था डियर मून, थे सारे अच्छे, बस क्यूंगजू वाले में एक इशू था कि वहाँ पर जो है नहाने का जो है कॉमन था, देयर वाज अ कॉमन शावर, ऐसे इंडिविजुअल नहीं था, इंडिविजुअल बाथरूम से, तो वो थोड़ा अजीब था उसमें। बाकी वो भी अच्छा था, ओनर उसकी बड़ी अच्छी थी, बहुत ही पोलाइटली बात की, बहुत ही अच्छे से चीज़ बता रही थी लोगों को। बस वो एक चीज़ थी, बाकी हॉस्टल तीनों सही थे, बस क्यूंगजू वाले में वो कॉमन शावर थोड़ा अजीब लगा कई लोगों को। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉमन शावर लेना है, आप तब नहा लो जब कोई नहीं नहा रहा है, या फिर आप पूरा मेन कुंडी लगा दो, पूरा का पूरा मेन लॉक लगा दो, तो सबके लिए शावर बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो हाँ, कॉमन था, बट यू डोंट हैव टू कि आपको कॉमनली जाना है, आप कभी किसी और टाइम पे चले जाओ, आप मेरा मतलब समझ रहे हो। और अपना जो दूसरा बड़ा खर्चा होता है किसी भी ट्रिप में, वो फ़्लाइट्स का होता है। तो मेरी दिल्ली से यहाँ की फ़्लाइट जो कि मैंने सोल की बुक की थी, वो मुझे पड़ी थी 18,500, 18,500। और फिर जो मेरी फ़्लाइट मुझे यहाँ से मिली, एक्चुअली ना यूजुअली फ़्लाइट लोगों को सोल से सस्ती मिलती है, कि सोल से आए, सोल से रिटर्न हुए, और यहाँ पे बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट है, तो आप आराम से सोल से ब्यूसान इज़ 3 आवर्स। बट देन मुझे ब्यूसान से बड़ी अच्छी रिटर्न फ़्लाइट मिल गई, तो मुझे फिर से ऊपर जाना भी नहीं पड़ा, बेफालतू में चक्कर हो रहा, टाइम भी वेस्ट होता। तो मुझे ब्यूसान से रिटर्न फ़्लाइट मिल गई 16,000 की, और ये आउट ऑफ द नो वेयर थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सोल से रिटर्न करूँगा। मैं सोल की एक फ़्लाइट को ट्रैक भी कर रहा था, लेकिन उसकी प्राइस एकदम जब मैं बुक करने गया तो 25,000 के आसपास हो गया। एज लाइक यार ये ज़्यादा हो गया। बट देन मैंने ऐसे चेक कर लिया ब्यूसान से, और जब देखा स्काई स्कैनर पे ब्यूसान पे इतना सही रेट में मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब अगला जो खर्चा है अपना, वो होता है लोकल ट्रांसपोर्ट पर, कि आप देश के अंदर कैसे एक शहर से दूसरे शहर जाओगे, इंटर सिटी ट्रैवल ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे ना 1 मिनट रुकते हैं, अनाउंसमेंट पूरा हो जाए। अब क्या है ना, साउथ कोरिया एरिया वाइज छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, वैसे बहुत छोटा भी नहीं है, बट अपने देश के कंपेरिजन में छोटा है। अब 138 है इंडिया का, और इसका एरिया कंपेयर करें तो यहाँ पे एरिया तो छोटा है, लेकिन इनका जो टेक है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, अनबिलीवेबली शानदार लगे मुझे इनके शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती है, तो आप 350 किलोमीटर आप ब्यूसान से सोल 3 घंटे में पहुँच जाते हो। अब 3 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कुछ ट्रेन तो 2.5 घंटे में भी छोड़ देती है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, और उसका टिकट भी कुछ 4,000 के आसपास पड़ता है आपको। तो ये बहुत बेहतरीन रेट से और बहुत बेहतरीन सिस्टम है। तो मैंने बुलेट ट्रेन यूज़ की, मैं सोल से आया क्यूंगजू, और क्यूंगजू से आया फिर ब्यूसान, दोनों बार बुलेट ट्रेन यूज़ की। तो सोल से मेरा क्यूंगजू आने का टिकट पड़ा 2,900 के आसपास का, 2,800 समथिंग है, और मेरा ब्यूसान आने का फ्रॉम क्यूंगजू पड़ा तकरीबन 1,000 रुपये का, 975 के आसपास का। तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट में तो मेरा कितना खर्चा हुआ, ये तो ऑलमोस्ट 4,000 ही खर्च हुआ। तो ये बहुत ही सही रहा, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस देश की, कि आप काफ़ी जगहों पे जा सकते हो ट्रेन से। इसका ट्रेन नेटवर्क ना वन ऑफ द फाइनेस्ट है इन द वर्ल्ड। और बुलेट ट्रेन में जो मैंने ट्राई की भाई, 300 प्लस क्रॉस किया उसने, कुछ देर के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि रुकना भी पड़ता है, ट्रैक्स भी कैसे, बट 300 प्लस क्रॉस कर गई। आई वॉज शॉक्ड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेन से। तो यहाँ पे है सोल, ऊपर की तरफ एकदम नॉर्थ में सोल है, तो यहाँ पे सोल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ गया सोल, फिर सोल से अपन गए एकदम ऊपर पाजू। एक दिन मैंने यहाँ बिताया पाजू, क्योंकि मुझे DMZ बॉर्डर देखना था, तो DMZ बॉर्डर के लिए मैं पाजू गया। तो 4 नाइट्स में से यहाँ से पाजू जाने में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सोल बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है।
सोल जो है ना, इनका इतना हाईटेक शहर है, यहाँ की 50% पॉपुलेशन सोल के आसपास रहती है। तो इन्होंने उस पूरी जगह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, मेट्रोस से, यहाँ की लोकल ट्रेन से और बसेस से। बेहतरीन कनेक्शंस थे। तो मैं बॉर्डर तक पाजू आराम से पहुँच गया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ जाके कैब करनी पड़ी, फिर कैब वापस लेने में थोड़ा सा इशू हुआ था क्योंकि बारिश हो गई थी। बट देन पाजू तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और पाजू में जो है DMZ बॉर्डर है। DMZ दूसरा बॉर्डर भी है जहाँ पे आप टूर लेके जाते हो, बट पाजू में एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ आप खुद अपने आप टूर लेके जा सकते हो। तो मेरा मन था कि मैं खुद जाऊँ, एक नया शहर भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो आई वेंट टू सोल। 4 रातें सोल में थी और वहाँ से एक दिन में गया था पाजू, एकदम ऊपर अप नॉर्थ। तो अपन ने 4 रातें बिताई सोल में और उसमें से एक दिन अपन यहाँ गए थे पाजू। तो ये है नॉर्थ कोरियन बॉर्डर इधर। अब अपन चलते हैं सीधा नीचे। मैंने बुलेट ट्रेन पकड़ी और मैं डायरेक्टली आ गया इसके यहाँ पे क्योंगजू में। तो क्योंगजू में अपन ने बिताई 2 रातें। क्योंगजू अपने आप में बहुत ही फेमस शहर है, यहाँ पर बहुत ही हिस्टोरिक है। और फिर फाइनली अपन आ गए क्योंगजू से ब्यूसान नीचे एक और बुलेट ट्रेन लेके। और ये बुलेट ट्रेन तो सिर्फ 25 मिनट में छोड़ दिया था इसने मुझे। तो यहाँ से यहाँ आने में 2.5 घंटा ऑलमोस्ट, और यहाँ से यहाँ जाने में तकरीबन आधा घंटा। तो अपन ने इस देश के एक ये हिस्सा कवर किया, एक ये वाला और एक यहाँ से अप नॉर्थ में पाजू सिटी गया। रहे तो 3 जगह लेकिन विजिट 4 जगह की अलग अलग। अपन बात करते हैं थोड़ी अलग चीज़ों की। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो इंश्योरेंस, वो हमेशा लेना चाहिए। और साउथ कोरिया का इंश्योरेंस मुझे महंगा पड़ रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये देश महंगा है तो इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ जाती है। जैसे यूरोप के इंश्योरेंस और महंगे पड़ते हैं, वियतनाम थाईलैंड के इंश्योरेंस सस्ते मिल जाएंगे आपको। ट्रैवल इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि अगर आपकी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाए या आपके साथ कुछ और हो जाए तो फिर वो आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक ठाक कंपनी से ले लो तो ठीक है। वैसे हर प्राइवेट कंपनी चाहती है अपना फ़ायदा ही हो, तो बाद में कुछ ना कुछ तो लफड़े लगा सकती है। हर इंश्योरेंस कंपनी के कुछ तो नेगेटिव रिव्यूज़ होते ही ऑनलाइन। और एक सिम प्राइस, तो मैंने eSIM ले ली थी और मैंने ली थी trip.com से। अलग अलग साइट से, नॉमेड भी एक फेमस है, किसी और से भी ले सकते हैं। मैंने trip.com पे मेरी एक्चुअली ना ID बनी हुई है और फ़ोन में ऐप है, तो वो क्विकली प्रोसेस हो जाती है। तो मैंने trip.com से ले ली eSIM। और यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक वाईफाई बहुत सारे हैं। साउथ कोरिया में इंटरनेट जो है सरकार ने फ्री दिया हुआ है ऑलमोस्ट कई लोगों को, वन ऑफ द फास्टेस्ट। तो यहाँ नेट का उतना इशू हुआ नहीं मुझे। पब्लिक वाईफाई भी बहुत सारे थे, बट फ़ोन में होना चाहिए, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे कैश की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका टी मनी कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल ट्रांसपोर्ट में टी मनी कार्ड यूज़ होता है अक्रॉस द कंट्री, तो वो मैंने ले लिया था एयरपोर्ट से। तो उसमें आप कैश से ही रिचार्ज करा सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे ना 2.5 लाख वॉन लेके आया था, 2.5 लैक्स। और मुझे उतना काम नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ 1 लाख वॉन का ही कैश का काम पड़ा। 1 लाख वॉन का मतलब होता है तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास मैंने कैश यूज़ किया यहाँ पे। और अब जो मेरा रोज़मर्रा का इंपॉर्टेंट खर्चा है, मेनली खाने का खर्चा है मतलब, तो ये मेरा खर्चा हुआ इन दिनों में तकरीबन 11,500 का। तो ये तो बहुत ही सही रेट है 11,500। तो इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे अपन। अभी अपन पहले एक बार खर्चा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11,500 अपना खाने में खर्चा हुआ, और उसके अलावा रेगुलरली और कोई चीज़ में खर्चा होना था। तो फाइनली जो अपना टोटल पूरा खर्चा हुआ इस ट्रिप का, अनबिलीवेबल है मेरे लिए। 78,000 में 10 दिन की ट्रिप कैसे कंप्लीट की मैंने, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। मैंने रीचेक भी किया, ये तो बहुत सही हो गया भाई, ये तो बहुत सही हो गया। इसके बारे में इन डिटेल और बात करते हैं कुछ चीज़ों की। बट 78K फॉर 10 डेज ट्रिप टू साउथ कोरिया इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत महंगा देश है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। मुझे तो खुद के ऊपर ही प्राउड हो रहा है अभी। चलो जो भी है, फिर तो बहुत सही है। 78K अपना टोटल फाइनल खर्चा साउथ कोरिया ट्रिप का। काफ़ी बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत मतलब एक्सट्रीम नहीं बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और ड्यूटी फ्री तो है इधर, अपने पीछे तो ड्यूटी फ्री का पिकअप स्टोर है। बट देन आई वॉज थिंकिंग कि कहाँ मेन खर्चा है जो बच जाता है या बच जा सकते हैं ट्रैवल में। इस बार ना मैंने इंडियन फूड खाया ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा। मैंने यहाँ पे लोकल खाने का ट्राई किया, तो लोकल मॉर्निंग स्नैक्स वो सब बहुत ट्राई किए, तो वो बड़े सही रेट में पड़ते हैं। ऑल्दो वो भी बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, बट फिर भी आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है कम खर्चे होने का। मैंने यहाँ पे रेमन भी कई बार खाया, यहाँ पे रेमन बहुत फेमस है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है, लेकिन मेरा खर्चा कॉफ़ी में बहुत हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत कॉमन है और मैंने काफ़ी बार पी भी कॉफ़ी। तो आई थिंक मेरा 4 से 5 हज़ार खर्चा तो कॉफ़ी पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी ऑलमोस्ट हर डिसेंट कैफ़े में 250 से 450 के बीच की पड़ रही थी, और ऑन एवरेज 300 के आसपास। तो कॉफ़ी पे खर्चा हुआ, खाने पे भी हुआ, लेकिन अगर आप लोकल खाते हो थोड़ा तो उतना नहीं होता है। तो रेमन यहाँ पे ठीक है, 1-2 बार मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई, चावल खाए, यहाँ पे लोकल चावल भी खाए, बट वही सब था। तो खाने पे उतना खर्चा नहीं हुआ इस बार, क्योंकि कई बार इंडियन फूड में बहुत खर्चा हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि इंडियन खाएंगे तो वो भी एक ठीक चीज़ है, मतलब उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, कहीं भी खाओ कैसा भी खाओ। बट मैं सोच रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन में मेरा खर्चा इतना कम कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तब ध्यान नहीं दिया। अपना गेट नंबर 3 है, एकदम आगे की तरफ 10987 आगे जाएंगे तो आ जाएगा। बट देन एक चीज़ और है यार, इस बार मैं देख रहा हूँ, इस बार मैंने कैब यूज़ ही नहीं की यहाँ पे। सिर्फ एक बार कैब यूज़ की मैंने, वो भी पाजू शहर जाके। अदरवाइज़ कैब का कोई काम ही नहीं पड़ा। मेरा पूरा का पूरा
पूरे के पूरे दिन सारे लोकल ट्रांसपोर्ट में निकल गए। और लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का, तो भाई कैब क्यों लेनी है। और कैब बहुत कॉस्टली है। एक दिन मैंने कैब ली थी 2.5 किलोमीटर की, पड़ी थी 400 रुपये के आसपास की। अब इतनी महंगी कैब्स क्या लो, और लेनी भी नहीं चाहिए इन सब जगहों पे जहाँ पे इतना अच्छा लोकल ट्रांसपोर्ट हो, इतना डेवलप्ड शहर हो। तो लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव मैंने यूज़ किया, तो उसकी वजह से भी मेरा खर्चा कैब में बिल्कुल नहीं हुआ। वो भी एक प्लस पॉइंट होगा इस ट्रिप का। पर हाँ, यहाँ के मेनलैंड पे 2 मेन एयरपोर्ट्स हैं। एक तो इंचियोन में, उसके पास एक और है, पर एक्चुअली आप मान लीजिए कि सोल के आसपास है वो, और एक बुसान के आसपास है, प्लस जेजू आइलैंड्स भी है, वहाँ पर भी इसका एक एयरपोर्ट है। और भी हैं, बट ये मेन वन है, ये बड़े वन है। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती है। पर यहाँ पे ना गूगल मैप उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो यहाँ का लोकल मैप है NAV या नेवर मैप, या फिर ककाओ मैप, वो 2 मेन है। ककाओ मैंने यूज़ नहीं किया, नेवर मैप यूज़ किया। और टैक्सी के लिए यहाँ पे ककाओ टी करके, तो वो भी एक है। बाकी नेवर मैप इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो टैक्सी का भी ऐप तो होनी चाहिए, यू शुड हैव आईडी ऑन इट, काम पड़ सकता है उससे। तो ये 2 मेन थी, बाकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश उतनी कॉमन नहीं है। ओल्ड एज में तो इंग्लिश नहीं आती लोगों को, यंग एज में फिर भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट हाँ ट्रांसलेशन वाली ऐप भी इंपॉर्टेंट है, तो भी मेरे पास थी। कुछ भी कहो, मज़ा आ गया टोटल एक्सपेंसेस चेक करके। खैर अभी तो अपन आ गए हानोई। थोड़ा लंबा लेओवर हो गया, तकरीबन 5.5 घंटे का लेओवर है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट देन ठीक है। लेओवर में कभी कभी इतना टाइम लग भी जाता है, और फ्लाइट जब इतनी सही रेट में मिल जाए तो हम लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट देन कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ी यूनिक लगी ना साउथ कोरिया की, सोल में अपन गए, बड़ा महंगा शहर माना जाता है, बड़ा महंगा है भी, बट वहाँ पे द लेवल ऑफ ट्रस्ट से मेरा मतलब ये कि मैं एक शॉप में गया जो 24 आवर्स खुलती है वहाँ पे, रेमन की। उसमें कोई दुकानदार नहीं है, आप खुद लो, बनाओ, खाओ और पे करके जाओ। हाँ, यहाँ तक कि क्योंगजू छोटा सा शहर है, वहाँ पर भी एक 24 आवर्स की कॉफ़ी शॉप थी, उस पर भी कोई दुकानदार नहीं था। लो, पियो और पे करके जाओ खुद। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक लगी मुझे साउथ कोरिया की। बट खैर अभी अपन आ गए हानोई में, थोड़ी देर वेट करके चलेंगे अपने घर न्यू दिल्ली। अब अपन अगली ट्रिप प्लान करते हैं, देखते हैं अगली ट्रिप में कितना लगता है और कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं।